हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग ने कभी सोचा था कि कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद केवल 25 साल का लड़का दुनिया के सबसे बड़े होटल चेन का सीईओ बन जाएगा? नहीं ना। पर ये हुआ तभी तो जो ओयो स्टार्टअप के तौर पे गुड़गांव के एक होटल से शुरू हुआ था, उसकी सर्विसेज आज एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच चुकी है। और 10 साल से भी कम समय में ओयो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि एक टाइम पर जहां पर एयरबीएनबी ओयो को मार्केट में टक्कर देता था, वही एयरबीएनबी आज ओयो के 22 इन्वेस्टर्स में से एक है। इसकी वजह है शीशे से भी साफ दिखने वाली ओयो की स्ट्रैटेजीज। पर आखिर ओयो ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपना मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया था, जिसकी वजह से जहां एक टाइम पर कोई ओयो के साथ देने के लिए खड़ा भी नहीं होना चाहता था, आज उसी ओयो का मार्केट $9 बिलियन का हो गया है। और रितेश अग्रवाल की सोच में ऐसा क्या अलग था जिसकी बदौलत वो इंडिया के सेकंड यंगेस्ट बिलियनर बन गए? ऐसे ही कई सवालों के जवाब मिलेंगे आज को आपके हमारे इस वंडरफुल और इंसाइटफुल वीडियो में, जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज दैट मेड ओयो सुपर सक्सेसफुल। अब फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हम करेंगे रितेश अग्रवाल से, जिनका पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हालांकि रितेश शुरू से ही बिजनेस माइंडेड इंसान थे और वो बिजनेस की दुनिया में कुछ ऑर्डिनरी के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते थे। इसीलिए जब 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने ट्रैवलिंग के शौक को पूरा करने का शुरू किया, तब इन्हीं ट्रिप्स के दौरान वो अलग अलग जगह अलग अलग होटल्स में रुकते थे। और इसी दौरान उन्हें ये रियलाइज हुआ कि होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा झोल है। ये जैसे फोटोज में दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते। वैसे भी इंडिया में 90% होटल्स चीप होते हैं, जिसकी वजह से उनमें मिलने वाले सर्विसेज ना हाइजीनिक होते हैं और ना ही अप टू द मार्क। कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो देख उनके दिमाग का फ्यूज्ड बल्ब जल उठा और उन्होंने ऐसे ही लो बजट होटल्स के साथ मिलकर कुछ ऐसा शुरू करना चाहा जिससे इंडिया के खराब होटल्स की हालत भी सुधर जाए और उससे उनका भी फायदा हो। और तब शुरू हुई ओयो की जर्नी। लेकिन किसी भी कंपनी की जानकारी तब तक अधूरी रहती है जब तक हम उसका इतिहास नहीं जान लेते। और ओयो की तो शुरुआत ही रितेश ने सिर्फ 19 साल की उम्र में की थी। हालांकि शुरू से ओयो नहीं था। ये 2012 में ऑरेवल स्टेज हुआ करता था, जो ओयो की तरह ही लोगों को बजट में होटल बुकिंग की सुविधा देता था। और अपने इसी ऑरेवल स्टेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए रितेश उन सभी होटल्स के धक्के खाते थे जिनके रूम्स ज्यादातर खाली पड़े रहते थे, क्योंकि रितेश ये जानते थे कि बजट को लेकर चलने वाला मिडिल क्लास ग्रुप ऐसे ही लोकल और छोटे मोटे होटल्स को ही प्रेफर करेगा। और इसीलिए उन्होंने ऐसे होटल्स के साथ डील करना चाहा ताकि वो इनके रूम्स को अपने तरीके से रेंट पर चढ़ाकर बदले में होटल ओनर से कमीशन ले सके। लेकिन रितेश के पास मार्केट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए सभी होटल ओनर्स उनकी डील को रिजेक्ट कर देते थे। फिर काफी रिजेक्शन के बाद रितेश के दिमाग में आई एक ऐसी देसी डील जिसके बारे में सुनकर शायद ही कोई होटल ओनर उस डील को रिजेक्ट करता। दरअसल अपने इस नए अप्रोच में ना रितेश ने होटल मालिकों को ये डील दी कि अगर उसके वजह से बिजनेस में कोई लॉस होता है तो रितेश अकेले उठाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ ना तो वो होटल ओनर के साथ उससे शेयर करेगा। अब क्योंकि इस नए डील में होटल ओनर्स का कोई नुकसान नहीं था, इसीलिए सभी एक एक करके राजी हो गए थे। जिसके बाद रितेश ने इन होटल्स पर अपना पैसा लगाते हुए उनके रूम में पेंटिंग, फ्लोरिंग, बेडिंग जैसी चीजें चेंज कर दी, उनकी हालत सुधारी ताकि वहां आने वाले कस्टमर्स को मामूली होटल में भी अच्छे स्टे का एक्सपीरियंस मिल सके। पर जाहिर है इन होटल रूम्स को कोई घर बैठे तो देख नहीं सकता था, इतनी मेहनत की गई थी। और इसीलिए रितेश ने अपनाए कुछ बिजनेस मॉडल्स। इसमें से पहला था एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल, जिसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा था कि ओयो होटल को कस्टमर्स लाके देता था और होटल ओनर्स को कस्टमर्स से चार्ज किए हुए कॉस्ट से 18% कमीशन ओयो को देना होता था। और इससे होटल ओनर का फायदा हुआ और फायदे देखते हुए होटल ओनर्स खुद ही ओयो पर नकली कस्टमर आईडी से सस्ते में रूम बुक करते थे और फिर ओरिजिनल कस्टमर से ज्यादा चार्जेस लेने के बावजूद ओयो को कम कमीशन देते थे। दैट वाज अ वेरी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, राइट? बट बिजनेसेस में ऐसे कई झोल होते हैं और जैसे इस झोल का ओयो को पता चला, उसने अपने मॉडल को सुधारा, उसे बदलकर उसे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बना दिया। और इस बार कोई घोटाला ना हो, इसीलिए ओयो ने होटल्स के सारे रूम्स को अपने अंडर लेते हुए होटल के मालिक से ये कह दिया, रूम की सेलिंग से होने वाली कमाई में से 22% उन्हें ओयो को देना होगा, क्योंकि इस बार होटल की बुकिंग, मेंटेनेंस, सफाई, किचन सबका जिम्मा ओयो खुद उठा रहा था।
वैसे तो ये चेंज इन बिजनेस मॉडल रितेश अग्रवाल के लिए किसी बड़े दाव से कम नहीं था और इसी मॉडल के चलते रिपीटेड कस्टमर्स के साथ होटल ओनर्स को ज्यादा रेवेन्यू मिलने लगा और देखते ही देखते रिजेक्शन के साथ शुरू हुआ ओयो का सफर आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े होटल चेन में शुमार हो गया है। लेकिन क्या सिर्फ बिजनेस मॉडल की वजह से ही ओयो कामयाब हो पाया? सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिजेक्शन से वर्ल्ड रिकॉर्ड तय करने तक का सफर बिना किसी इंपैक्टफुल स्ट्रेटजीज के तो पॉसिबल नहीं होता है। और वैसे भी इंडिया के मार्केट में 90% होटल्स ऐसे हैं जो लोकल और काफी छोटे हैं, तभी तो ज्यादातर लोग अपने आसपास मौजूद ऐसे होटल्स के बारे में जानते तक नहीं है। इन्हीं सब वजहों से रितेश ने इन होटल्स को अपना हिस्सा बनाने के लिए अपनाया एसेट लाइट स्ट्रैटेजी के जरिए, जिसमें बिना ज्यादा पैसे और एसेट की इन्वेस्टमेंट के भी होटल्स में जरूरी बदलाव कर वो अच्छा रिटर्न कमा सकते थे। इस स्ट्रैटेजी को अपनाने का एक रीजन ये भी था कि इंडिया में 600 मिलियन लोग मिडिल क्लास कैटेगरी के हैं जो हाई एंड होटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और ये लोग अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ऐसी जगहों पर होटल्स की तलाश करते हैं जहां से उन्हें प्राइमरी लोकेशंस जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, कॉर्पोरेट हब्स नजदीक पड़े। अब रितेश ठहरे बिजनेस माइंडेड इंसान, इसलिए उन्होंने ऐसे ही 0 to 2 स्टार होटल्स पर फोकस किया जो अंडररेटेड होने के साथ ही प्राइम लोकेशंस पर मौजूद है, क्योंकि बड़े बड़े होटल चेन्स उन्हीं होटल्स के साथ टाई अप करते हैं जिनमें कम से कम 100 रूम्स हो, तो छोटे होटल्स तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर रितेश की ये स्ट्रैटेजी तभी सही साबित हुई जब इन छोटे होटल्स में मिलने वाली हर सर्विस से कस्टमर खुश हो, और इसके लिए कस्टमर्स और ओयो की सर्विसेज के बीच यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जिसका सोल्यूशन निकाल ओयो ने एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस को ही बनाया अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी। और इसी स्ट्रैटेजी का उपयोग कर ओयो ने अपने कस्टमर्स को सारी डिटेल्स जैसे होटल सर्च, बुकिंग अवेलेबिलिटी, चेक इन एंड चेक आउट सब कुछ अपनी वेबसाइट पर ही देना शुरू कर दिया। लेकिन कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, इसीलिए अपने कस्टमर्स के इसी एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए ओयो के सीईओ ने हर होटल में लगभग 3 लाख रुपए लगाए थे ताकि होटल्स का लुक चेंज हो सके और वो कस्टमर को सस्ते में भी अच्छा फील दे सके। और उन्हें तो अपने कस्टमर को यही दिखाना भी था कि जो दिखता है वही यहाँ पर बिकता है। ऐसा करने से कस्टमर्स का प्रेडिक्शन ओयो को लेकर सही होगा, वो उस पर ट्रस्ट करेंगे और बार बार ओयो रूम्स को ही चुनेंगे। आखिर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए कस्टमर के भरोसे की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तभी तो ओयो की तीसरी स्ट्रैटेजी थी प्रेडिक्टेबिलिटी विल ब्रिंग रिपीटेबिलिटी, जिसके लिए रितेश ने तैयार किया ऑडिट मैकेनिज्म यानी टेस्टिंग मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हर 6 होटल की सर्विसेज पे नजर रखने के लिए एक क्लस्टर मैनेजर को अपॉइंट किया गया, जो हफ्ते के 6 अलग अलग दिन अलग अलग होटल्स जाकर उन होटल की सर्विसेज जैसे एसी, इलेक्ट्रिसिटी, सफाई, खाना सबको ऑडिट करते हैं। आई नो ये स्ट्रैटेजी तो थी काफी कॉमन, लेकिन इसको मॉडिफाई करने की वजह से एवरेज होटल्स के साथ ही लो बजट होटल्स का भी फायदा होने लगा, क्योंकि ऐसे होटल्स के लिए भी ओयो ने कॉमन स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स की वजह से रितेश बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को कुछ भी ऐसा दिखाए जिससे उनका ओयो पे से भरोसा उड़ जाए। इसीलिए उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को ही अपनी अगली स्ट्रैटेजी बना डाली, क्योंकि इंडियंस हमेशा से सस्ता, सुंदर और टिकाऊ के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं और मोस्टली अपने बजट में ही होटल से अच्छी सर्विसेज की उम्मीद रखते हैं। हालांकि गुजरते वक्त के साथ कस्टमर्स की मांग भी बढ़ने लग गई और वो कुछ ऐसा चाहते थे जिसकी मदद से होटल बुकिंग का काम वो चुटकियों में कर सके। ऐसे में ओयो को जरूरत थी ऐसे स्पीडी टेक्नोलॉजी की जो उनके कस्टमर्स की डिमांड स्पीड के साथ पूरी कर सके, और रितेश का तो बचपन ही कोडिंग करने में गुजरा था, इसीलिए तो उन्होंने अपने स्किल और कस्टमर की डिमांड को बटोर कर स्ट्रेटेजी बनाते हुए 2015 में लॉन्च हुआ ओयो ऐप। तो ओयो होटल आओ। इस ऐप की वजह से यूजर्स 3 क्लिक कर 5 सेकंड में रूम बुक कर सकते थे, जिससे होटल बुकिंग करना कस्टमर्स के लिए काफी कन्वीनियंट हो गया था। और वो इस टेक्नोलॉजी के फैन इस कदर बन गए कि इसके 50 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जिनमें से 95% तक लोग अपनी बुकिंग इसी ऐप के जरिए करते हैं। पर आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता, खास तौर पे तब जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हो, तब तो उसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जाता। और इसीलिए रितेश ने ओयो की तरक्की के लिए फोकस टीम को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया और टॉप क्लास IITians को उसमें हायर किया, जिनका सोलो मकसद नए नए प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ पार्टनरशिप कर ओयो के चेन को आगे बढ़ाते हुए 2023 तक 25 लाख रूम्स का चेन ओयो के नाम करना था। इसीलिए तो जहां दूसरे होटल चेन्स 15 से 20 दिन में होटल्स को अपने साथ साइन अप करते हैं, वहीं ओयो की एक्विजिशन टीम एक वीक में अपने इंटरनल ऐप क्रिप्टॉन के जरिए होटल
होटल ओनर्स की सभी डिटेल्स रजिस्टर 15 दिन में ही उनके साथ टाई अप कर उस होटल में अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देती है। लेकिन ये फोकस टीम तो चेन को आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसे में जो होटल्स पहले से ही ओयो में लिस्टेड है, उनसे जुड़े रिव्यूज कस्टमर्स को कहां और कैसे मिलते हैं, क्योंकि छोटे मोटे होटल्स में अगर कस्टमर्स की कोई कंप्लेन होती भी है तो उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, और ओयो ये नहीं चाहता था कि उसके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस खराब हो। इसीलिए ओयो ने अपनाया फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड की स्ट्रेटेजी। मतलब अगर कस्टमर को कोई भी होटल रिलेटेड कंप्लेंट हो तो उसकी बात ओयो के मैनेजर से होगी, जो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और मान लीजिए अगर वो होटल फिर भी ओयो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं करता तो वो ओयो से डीलिस्ट भी हो सकता है। हालांकि इन प्रॉब्लम और गुस्से में आग बबूले हुए कस्टमर्स से डील करने के लिए स्टाफ का भी सही तरह से ट्रेन होना उतना ही जरूरी था जितना ओयो की ऐप का टाइम टू टाइम अपडेट होना था। और इसीलिए ओयो ने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग को ही अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, क्योंकि सीईओ साहब भी जानते हैं कि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेन स्टाफ होना इज द की। और इसीलिए तो इन्होंने सिर्फ अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए 26 स्किल इंस्टीट्यूट बनाए, जहां स्टाफ को ट्रेनिंग इतनी ज्यादा अपग्रेडेड मिलती है कि वो नई नई चीजें खुद ही सीख लेते हैं। तभी तो 11 CXO चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर इसकी शुरुआत से काम कर रहे थे, और उन सभी ने आज तक ओयो का साथ नहीं छोड़ा है। और अगर किसी वजह से कभी किसी टीम मेंबर की शिकायत ओयो में भी आ जाती है तो ओयो उस बंदे को नौकरी से निकालने की जगह फौरन उसे अपने ट्रेनिंग सेंटर ले आता है, जहां उसकी अपग्रेडेड ट्रेनिंग कर उसका स्किल टेस्ट लिया जाता है, और जब वो बंदा टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है तभी उसे वापस उसकी जॉब पर भेज दिया जाता है। और अपनी इन्हीं कॉमन होते हुए भी अनकॉमन स्ट्रेटेजीज के एग्जीक्यूशन की वजह से ओयो आज अपने ग्लोबल कॉम्पिटिटर एयरबीएनबी को इस तरह पीछे छोड़ रहा है कि वो खुद ओयो में इन्वेस्ट करने पर मजबूर हो गया है। हाल फिलहाल में ओयो 80 कंट्रीज में 10 लाख से भी ज्यादा रूम सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहा है, और उसका प्लान है कि 2023 तक वो इस लिस्ट में 25 लाख से भी ज्यादा रूम्स को शामिल कर सके। लेकिन क्या आप ये जानते थे कि इतना बड़ा ब्रांड बनने के बाद भी ओयो वही पुरानी स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहा है, जो जाने अनजाने में बाकी के ब्रांड्स भूल जाते हैं। मुझे कमेंट्स में नीचे बताना आपकी क्या राय है ओयो के बारे में और रितेश अग्रवाल के बारे में। मैं पर्सनली काफी इंस्पायर्ड हूं इनसे। और हाँ, अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला या आपको भी इंस्पिरेशन मिली तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको डेली यहाँ पर मिलते हैं जो आपका नॉलेज बढ़ा सके। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।